नमस्ते। उत्कल स्किल सेंटर के साथियों, हमारे आज के इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कोई साधारण थ्योरी नहीं रटने वाले हैं। आज हम सीधे एक मास्टर क्राफ्ट्समैन के दिमाग में झांकने वाले हैं। एक ऐसे दिग्गज जिनकी बातें 600 साल बाद भी आज हमारे और आपके वर्कशॉप में बिल्कुल सटीक बैठती हैं। हम बात कर रहे हैं 8वीं कक्षा की हिंदी कलिका किताब के पहले अध्याय कबीर के दोहे की। ये सिर्फ कुछ कविताएं नहीं है, बल्कि सच कहूं तो ये प्रोफेशनल और पर्सनल लेवल पे शानदार कामयाबी हासिल करने की एक पूरी रूपरेखा है। तो चलिए, बिना देर किए इस ज्ञान की दुनिया में कदम रखते हैं। अब सबसे पहले संत कबीर को थोड़ा और करीब से जानते हैं। 1398 ईस्वी के आसपास जन्मे कबीरदास जी सिर्फ एक कवि नहीं थे, पता है, वो भी आपकी तरह ही एक कमाल के शिल्पकार थे, एक निपुण जुलाहे। वो दिन भर अपने करघे पर धागा बुनते थे। और सबसे अद्भुत बात क्या है, अपने उसी करघे पर शारीरिक मेहनत करते हुए उन्होंने जिंदगी के सबसे गहरे सबक सीखे और उन्हें अपनी साखी यानी दोहों में पिरो दिया। वो कोई एकांत में बैठकर ज्ञान नहीं बांट रहे थे, बल्कि रोजमर्रा के काम के बीच की असली सच्चाई बयान कर रहे थे। तो आज के हमारे इस ब्लूप्रिंट में कबीर के साक्ष्यों से निकले ये 5 स्तंभ शामिल हैं। पहला, मार्गदर्शक का सर्वोच्च मूल्य। दूसरा, केवल जरूरी बातों पर फोकस। तीसरा, मीठे वचनों की असली ताकत। चौथा, महानता का सही मतलब। और पांचवा, अपने आलोचकों को अपनाना। बस यही है हमारा आज का सफर। चलिए सबसे पहले स्तंभ की ओर बढ़ते हैं, मार्गदर्शक यानी गुरु का सर्वोच्च मूल्य, जहां हम सच्चे ज्ञान के स्रोत को पहचानेंगे। यहाँ कबीर हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प, बल्कि मैं कहूंगी एक सबसे बड़ी दुविधा रख देते हैं। वो कहते हैं, गुरु गोबिंद दोऊ खड़े काके लागू पाएं, बलिहारी गुरु आपने गोबिंद दियो बताए। जरा कल्पना कीजिए, एक तरफ आपके गुरु यानी आपके मार्गदर्शक खड़े हैं और दूसरी तरफ साक्षात भगवान। अब आप सबसे पहले किसके पैर छुएंगे? है ना सोचने वाली बात। इसका जो जवाब कबीर देते हैं वो बहुत ही तार्किक है। बाईं ओर परमात्मा है और दाईं ओर वो मार्गदर्शक जो वहां तक पहुंचने का रास्ता दिखा रहा है। कबीर कहते हैं कि पहला सम्मान तो गुरु को ही मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर गुरु ने उंगली पकड़कर रास्ता नहीं दिखाया होता तो वो परम ज्ञान या वो मंजिल तो हमेशा हमसे छिपी ही रह जाती ना। गुरु ही वो असली पुल है जो हमें वहां तक ले जाता है। अगर हम इस 600 साल पुरानी बात को आज अपने उत्कल स्किल सेंटर के दैनिक रूटीन से जोड़ें तो बात बिल्कुल साफ है। आपके जो वोकेशनल इंस्ट्रक्टर्स या प्रशिक्षक हैं ना, वही आपके असली गुरु हैं, जिनके पास आपकी व्यावसायिक सफलता का नक्शा है। इसलिए हमेशा उनकी ट्रेनिंग प्रक्रिया पर भरोसा रखिए। उन्होंने जो अपनी विशेषज्ञता आपके साथ साझा की है उसके प्रति आभारी रहें। और सबसे जरूरी बात ये याद रखिए कि कोई भी हुनर सिर्फ और सिर्फ सच्चे सम्मान के जरिए ही एक से दूसरे तक पहुंचता है। अब आते हैं हमारे दूसरे खंड पर, केवल आवश्यक पर ध्यान दें। इसे हम सूप यानी अनाज फटकने वाले साधन के ज्ञान से समझेंगे। यहाँ कबीर जी ने खेती से जुड़ा एक इतना शानदार उदाहरण दिया है जो हमारे फोकस और चरित्र को बिल्कुल सही तरीके से दर्शाता है। सुनिए, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। मतलब एक आदर्श इंसान का स्वभाव बिल्कुल उस सूप की तरह होना चाहिए जिससे हम अनाज फटकते हैं। जरा सोचिए, सूप असल में करता क्या है? वो काम की चीज यानी सार या असली अनाज को तो अपने पास रख लेता है और जो बेकार का भूसा होता है ना, जिसे थोथा कहते हैं, उसे हवा में उड़ा देता है। हमारे कार्यस्थल में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। सार वो काम के कौशल और ज्ञान है जिन्हें हमें हर हाल में ग्रहण करना है, और थोथा वो कार्यस्थल की गपशप, नकारात्मकता और ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं जिन्हें हमें तुरंत अपने दिमाग से निकाल फेंकना चाहिए। तो इस कड़ी ट्रेनिंग के दौरान सबसे बड़ी चुनौती यही है। खुद से पूछिए, क्या एक सूप की तरह बर्ताव किया जा सकता है? सिर्फ उस तकनीकी ज्ञान को ग्रहण कीजिए जो एक बेहतरीन शिल्पकार बनाता है, और जो भी फालतू का नाटक या गपशप है उसे बस हवा में उड़ा दीजिए। क्योंकि सच बताऊं तो एक स्पष्ट और केंद्रित मानसिकता ही सफलता की असली चाबी है। चलिए आगे बढ़ते हैं खंड 3 की तरफ, मीठे वचनों की शक्ति, यानी अपने संवाद से माहौल को कैसे शांत रखा जाए। इस वाले दोहे में कबीर सीधे हमारे आपसी व्यवहार और अहंकार पर चोट करते हैं। वो लिखते हैं, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। मतलब हमारी बोली हमेशा ऐसी होनी चाहिए जो न सिर्फ सुनने वाले को शांति दे, बल्कि बोलते वक्त खुद हमें भी सुकून दे।
इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है आपा। आपा का मतलब होता है हमारा अहंकार या हमारा गर्व। देखिए, जब तक हमारी बातों में अहंकार झलकता रहेगा, कोई भी काम सफल नहीं हो सकता। प्रभावी और उत्पादक बातचीत की शुरुआत ही तब होती है जब हम अपने इस व्यक्तिगत गौरव को पूरी तरह से किनारे रख देते हैं। एक सच्चे पेशेवर इंसान की सबसे बड़ी पहचान उसकी विनम्रता ही होती है। ये पूरी प्रक्रिया एक बहुत ही तार्किक क्रम में काम करती है। पहला चरण, अपना अहंकार छोड़ दीजिए। दूसरा चरण, हमेशा विनम्रता के साथ बात कीजिए। और तीसरा चरण, एक शांत और सहयोगी वातावरण का आनंद लीजिए। वर्कशॉप का माहौल चाहे कितना भी तनावपूर्ण क्यों ना हो, जब इस तरह से बात की जाती है ना, तो ये एक बहुत ही सकारात्मक प्रभाव डालता है, जहां हर कोई मिलकर बेहतरीन काम कर पाता है। अब हम पहुंच गए हैं खंड 4 पर। महानता का अर्थ है उपयोगी होना। इसे हम खजूर के ऊंचे पेड़ के भ्रम से समझेंगे। कबीर यहाँ एक बहुत ही दृश्यमान और मजबूत बात कहते हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ये उन लोगों के लिए एक सीधी चेतावनी है जो पद तो बहुत बड़ा हासिल कर लेते हैं, लेकिन दूसरों के किसी काम नहीं आते। इस तुलना को देखिए। एक खजूर का पेड़ बहुत विशाल होता है, ठीक है, लेकिन ना तो वो किसी थके हुए राहगीर को छांव देता है और ना ही उसके फल कोई आसानी से तोड़ सकता है। किसी भी संस्था में ऐसा खजूर का पेड़ वो अहंकारी विशेषज्ञ होता है जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। इसके बिल्कुल विपरीत होता है एक आदर्श कर्मचारी जो हमेशा सुलभ होता है, अपने साथियों का समर्थन करता है और खुले दिल से अपना ज्ञान साझा करता है। तो यहाँ से क्या सीखना चाहिए? देखिए, सिर्फ परीक्षा पास कर लेना या कोई खास हुनर सीख लेना तब तक पूरी तरह से खोखला है जब तक उस ज्ञान का उपयोग प्रशिक्षण केंद्र में दूसरों की मदद के लिए नहीं किया जाए। अपने दर्जे का कोई मतलब नहीं है अगर आप दूसरों को समर्थन की छांव नहीं दे सकते। ज्ञान के फलों को हमेशा सबकी पहुंच में रखिए। अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे चुनौतीपूर्ण खंड पर। कठोर आलोचकों को अपनाएं, यानी आत्मसुधार का वो उपकरण जो बिल्कुल मुफ्त है। हम इंसान अक्सर उन लोगों से दूर भागते हैं जो हमारी कमियां निकालते हैं, है ना? लेकिन कबीर कहते हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। वो सलाह दे रहे हैं कि जो आपके आलोचक हैं, जो आपकी कमियां बताते हैं, उन्हें तो अपने आंगन में ही कुटिया बनाकर बिल्कुल पास रखना चाहिए। कबीर का तर्क यहाँ सच में कमाल का है। वो कहते हैं कि शरीर या कपड़ों की गंदगी साफ करने के लिए तो बाहर से साबुन और पानी चाहिए होता है, लेकिन एक करीबी आलोचक, वो तो हमारे अंदर के चरित्र को साफ करने का एक बिल्कुल मुफ्त साधन है। वो बिना किसी साबुन या पानी के ही हमारे स्वभाव को एकदम निर्मल और दोष रहित कर देता है। अब खुद से पूरी ईमानदारी से एक सवाल पूछिए। जब कोई प्रशिक्षक या आपका कोई साथी आपके काम की सख्त आलोचना करता है, तो आपकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया क्या होती है? क्या बचाव की मुद्रा अपना ली जाती है? कबीर की ये बात हमें याद दिलाती है कि उस कठोर आलोचना से भागने के बजाय उसे खुद को बेहतर बनाने के एक शानदार अवसर की तरह देखना चाहिए। इस पूरे विश्लेषण को खत्म करते हुए मैं एक सोचने वाला सवाल छोड़कर जा रहा हूं। आज जब आप अपने करघे पर या वर्कशॉप में काम करेंगे, तो इन 5 धागों में से किसे अपने चरित्र के ताने बाने में बुनेंगे? क्या एक साथी शिल्पकार की इस 600 साल पुरानी मास्टर क्लास को अपने आधुनिक करियर की सफलता के लिए अपनाया जाएगा? इस पर गहराई से विचार कीजिएगा। हमारे इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस ऐसे ही सीखते रहिए और उत्कृष्टता की ओर बढ़ते रहिए।